काला देख लिया होगा आज आपने मुझे कि लाइटें बंद थी तो सर आप एकदम काले दिख रहे थे। तो पंक्ति है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, राम राम, खमा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आजन आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी साथियों का स्वागत है, बढ़िया अच्छे प्रकार से जुड़ जाइएगा। और हम जो शिक्षण अभिरुचि के लिए यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे, मैंने आपको कहा है कि अपन यहाँ पे कुल 1000 प्रश्न करने वाले हैं। 1000 प्रश्नों की अपनी ये सीरीज रहने वाली है। इस सीरीज का आज ये पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम पहले कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके कमेंट्स थे कि सर कम समझ में आते हैं शिक्षण अभिरुचि में, जो मैंने करा दिया है, जैसे सीसी करा दिया है आपको, और उसके अलावा सृजनात्मकता करा दी है, ठीक है, शिक्षण करा दिया, अधिगम करा दिया है, संप्रेषण अपन आज कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा आपका टॉपिक है कि ये टॉपिक हमें थोड़ा कम समझ में आया हुआ है या हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अगली क्लास के अंदर अपन वो टॉपिक भी लेंगे और उस टॉपिक के भी बढ़िया अच्छे प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर आप बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो यहाँ पे बात करेंगे संप्रेषण की, कि संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो हम क्या है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सभी साथी फटाफट से जुड़ जाइए। पहला हमारा प्रश्न है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जो संप्रेषण शब्द है मित्रों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। बताओ मेरे साथियों, संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक वर्ड से हुई है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से क्या हुई है, संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है, तो वो आपको बताना है। तो फटाफट से बता देंगे आपका क्या सही आंसर होगा, कम्यून, कम्युनिस्ट, कम्युनिटी या कम्युनिके। तो मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ रहे हैं। संप्रेषण को क्या कहा जा सकता है? संप्रेषण को कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, इसको संचार भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? संचार भी कहा जा सकता है। संप्रेषण को संचार भी कहा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन का मतलब है सामान्य बनाना। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कि ये चीज तो मेरे लिए कॉमन है, मतलब सामान्य है। तो संप्रेषण का अर्थ पूछे कि संप्रेषण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहां से हमें पता चला कि अगर हमें पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर संप्रेषण का अर्थ होता है सामान्य बनाना। क्या बनाना? संप्रेषण का अर्थ होता है सामान्य बनाना। हम किसी भी चीज को, अपने भावों विचारों को सामान्य बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, सहज रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो वही क्या है? संप्रेषण है। बोलो, अच्छे प्रकार से याद रह जाएगा, अच्छे प्रकार से याद रखना। नॉर्मली भाषा में आपको सर संप्रेषण टॉपिक है, आपने तो पहले देसी तरीके से समझाओ, फिर ये किताब की भाषा पढ़ेंगे कि सामान्य बनाना, भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना है। हमने तो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन किसी ने मौका ही नहीं दिया सर। है किसने कहा मैं बात नहीं करता, कोई प्रेम से बोले तो मैं बहुत बोलता हूं, वो वाली बात है। तो सर होता क्या संप्रेषण? तो बोलना ही तो संप्रेषण है, इसलिए तो ये एग्जाम्पल दिया है आपको। आपको जो और मत सोचना, बातचीत करना। अपन जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपके मन में कोई डाउट हो, आप वो पूछ रहे हो, तो ये जो अपन बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत करने को अपन देसी तरीके से समझे तो बातचीत करते हैं, इसको कहते हैं संप्रेषण करना। ठीक है, आपके घर में बैठक होती है शाम को, है लुगाया सारी है, वो खाना वाना बना के फ्री हो जाती है, सोने में टाइम में कभी नींद तो आएगी नहीं, तो फिर पड़ोस वाले के घर पे जाती है और 4-5 बढ़िया आराम से बैठ के चूल्हे के पास में, एक वो ट्रेंड है, चूल्हे से थोड़ी सी राख है, उसमें थोड़ा बढ़िया सा जर्दा मिलाती है, फिर वो ऐसे ऐसे किस्ती है, और साथ में क्या होता है? संप्रेषण किया जाता है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है। अपने विचारों भावनाओं को क्या है? सहज रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। वो ऐसी है, उसकी ऐसी है, वो सारा का सारा क्या है? संप्रेषण ही तो हो रहा है। तो आप किसी से भी बातचीत करते हैं, नॉर्मली अर्थ में हम समझे तो किसी से भी हम क्या करते हैं? बातचीत कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? संप्रेषण कर रहे हैं, अपने विचारों भावनाओं का क्या करना? आदान प्रदान करना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संप्रेषण का मुख्य अर्थ क्या है, ये आपको बताना है कि संप्रेषण का मुख्य अर्थ क्या होता है। बताइए भाई, संप्रेषण से संबंधित जितने भी आपके सवाल है उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से अपन यहाँ पे क्या है करने वाले हैं। तो बताना है कि संप्रेषण का मुख्य अर्थ है वो क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है,
कि संप्रेषण है वो केवल कठिन शब्दों का प्रयोग करना। आप कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हो, आप जब बोलो तो अपनी भाषा को बहुत ही क्लिष्ट बना लो, कठिन बना लो, तो वो संप्रेषण है। अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना, दूसरे के विचारों को अनसुना करना, केवल लिखित रूप में जानकर देना। तो संप्रेषण का मतलब है हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, उनको क्या करना, सहज रूप से अभिव्यक्त करना, अगले वाले तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संप्रेषण के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना दे सकते हैं, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें, यानी कि बातचीत के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारा ही तो संप्रेषण है, ठीक है। चले आगे चलिएगा। संप्रेषण कम्युनिकेशन है की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पक्षों का होना अनिवार्य है। जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, संप्रेषण की प्रक्रिया अगर पूरी करनी है तो कम से कम कितने पक्ष होने चाहिए, मुख्य रूप से कितने पक्षों का होना अनिवार्य पूछा कि भाई अगर संप्रेषण करना है तो संप्रेषण में कम से कम तो इतने पक्ष होने चाहिए, अगर इतने पक्ष नहीं है तो वो संप्रेषण हो ही नहीं सकता, वो आपसे पूछा गया है। तो बताओ भाई संप्रेषण की प्रक्रिया के अंदर कम से कम कितने पक्ष होने चाहिए। तो सर ये क्या हुआ, ये केवल कठिन शब्दों का संग्रह है, ये सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। 2 दिन से अपना टाइपिस्ट मिस्टेक कर रहा है, नहीं है। आप में से किसी को टाइपिंग आती है क्या, हिंदी टाइपिंग? ऐसा नहीं सीखना है, ये नहीं घर बैठे करूंगा, नहीं, आप तो तैयारी कर रहे हो। बाकी यहाँ चाहिए, ऑफिस में बंदा चाहिए सांचौर के अंदर ही, यहीं रहना, यहीं टाइपिस्ट करनी। तो चलो आप तो पढ़ाई करो, ठीक है, उसका कुछ इलाज अपन करेंगे, सिखाएंगे थोड़ा और वैसे ही से लिखना। तो ये प्रश्न क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, ये केवल संकेतों का समूह है, इसका उपयोग केवल लिखने के लिए किया जाता है। तो बताओ ये प्रश्न क्या हो सकता है फटाफट से, तब तक अपन प्रश्न बना लेते हैं। अरे सर थे तो बूंदी उकाड़ी है। हाँ बताओ क्या हो सकता है ये प्रश्न। थोड़ी सी टाइपिस्ट के लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मानव ये भूल है, हो जाता है, पूरे दिन काम करते हैं तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, नो प्रॉब्लम। मित्रों ये है भाषा है, प्रश्न ये है कि भाषा है, जो लैंग्वेज है आपकी भाषा है, वो भाषा क्या होती है, ये आपसे पूछा गया कि भाषा केवल कठिन शब्दों का संग्रह है, भाषा सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसका उपयोग केवल लिखने के लिए किया जाता है, या ये संकेतों का समूह है। तो सहज अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी भावनाएं चल रही है, आप एक लैंग्वेज के द्वारा, एक भाषा के द्वारा इसको दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा सहज अभिव्यक्ति का मेरे साथियों क्या है, साधन है, जो आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। चलें आगे चलिएगा। संप्रेषण से तात्पर्य विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान है, ये कथन किसने दिया। संप्रेषण है, नेतृत्व है, ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा सा आपको अच्छे प्रकार से सोच समझ के पढ़ना है। इसमें कुछ डीपली प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। यहां पे पूछा है कि कौन से व्यक्ति ने कहा था कि संप्रेषण से तात्पर्य विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है सर, क्या ऐसे कथन कारण वाले प्रश्न आ सकते हैं कि ये कथन किसने दिया, नहीं दिया। तो देखो 2022 के अंदर इस प्रकार के अपने को प्रश्न देखने को मिले थे, उसके बाद एक बार और शायद 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कि कथन से संबंधित अभी तक बीएसटीसी के एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चन है वो पूछे गए कि ये कथन किसने दिया था। ठीक है, तो कभी कभार आ भी सकता, आने को हाईएस्ट 1 क्वेश्चन या 2, बाकी ज्यादातर संभावना तो ये बनती कि नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आ भी सकता है। तो कीथ डेविस ने ये कहा था मित्रों, कीथ डेविस ने कहा था कि संप्रेषण से तात्पर्य विचारों और सूचनाओं का क्या है, आदान प्रदान है। न्यूमैन व समर है, नाम इनका समनर है, समर लिखा गया यहाँ पे, नाम क्या है, समनर है। न्यूमैन एवं समनर ने कहा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है वो अपने संवेगों का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संवेगों का आदान प्रदान, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मित्रों क्या है, संवेगों का जो आदान प्रदान है, इस संवेगों के आदान प्रदान को क्या कहा है, संप्रेषण का। क्रो एंड क्रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपने मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि भाई 2 जो व्यक्ति होते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, वो आपस में अपनी भावना और विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हाँ, भावना से तात्पर्य यहाँ पे इमोशन से है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी भावना व विचारों का क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
दो या दो से अधिक लोग अपनी भावना या विचारों का मित्रों क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहा गया, संप्रेषण कहा गया। क्लियर है बात? चले फिर आगे। संप्रेषण की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए मुख्य रूप से कितने पक्षों का होना अनिवार्य? अब बताओ, अगर संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा करना है तो मुख्य रूप से कितने पक्ष होने चाहिए, वो आपसे पूछा कि संप्रेषण में सर इतने पक्ष तो होने ही होने चाहिए। आप लोग कोई अगर नहीं पढ़ो हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ नहीं रहे हो, आप कमेंट में क्या इधर उधर किसी के इंस्टा आईडी मांग रहे हो, किसी को कह रहे हो नहीं भाई मैं लड़की हूं, है मतलब लड़का है, लड़के की आईडी बना के फिर प्रूव कर रहा है कि मैं लड़की हूं, तो भैया ऐसे प्रूव होता नहीं है। ठीक है, दुनिया क्या है, समझदार है। ठीक है हाँ, और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं पागल हूं या मास्टर हूं? तो सीधी सी बात है, मैं क्या हूं, पागल हूं। क्यों? अगर सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, तो पढ़ाने वाला पागल है। तो एक व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या एक व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सर एक बोलने वाला होगा तो सामने कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए, तभी तो संप्रेषण होगा। तो संप्रेषण के लिए कितने पक्षों का होना अनिवार्य है? देखो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जब 4 ग्रुप भी तो हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 2 पक्ष होंगे, एक तो होगा संप्रेषण करता, एक पक्ष है जिसे अपन कहेंगे संप्रेषण करता। क्या कहेंगे? संप्रेषण करता, यानी कि जो बातचीत कर रहा है। दूसरा होगा संप्रेषिती, संप्रेषिती यानी कि किसको सूचना है वो शेयर की जा रही है, या सामने सुनने वाला कौन है, इसको अपन कहेंगे प्रेषक। प्रेषक का मतलब मैसेज भेजने वाला, इसको हम कहेंगे ग्राही। ग्राही का मतलब क्या होता है? मैसेज ग्रहण करने वाला। क्लियर है? क्लियर है। हम नॉर्मली भाषा में इसको वक्ता कह सकते हैं। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, यानी कि कौन बात बोल रहा है, तो वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। और इसको हम कहेंगे श्रोता। श्रोता का मतलब सर क्या होता है? तो श्रोता का मतलब मेरे प्यारे साथियों होता है सुनने वाला। ये 2 पक्ष होते हैं। क्या है? ये 2 पक्ष होते हैं। तो एक शिक्षक है, वो बच्चों को एक कहानी सुना रहा है, इसके अंदर संप्रेषिती कौन है? बताओ, शिक्षक बच्चों को कहानी सुना रहा है, इसके अंदर संप्रेषिती कौन है, वो आपको बताना है। इतनी हंसी किस बात की आ रही है? क्लास तो तुम शेयर कर नहीं रहे हैं। हाँ, इनके बीच में मध्यम संदेश सुनने वाला, वक्ता, श्रोता, बहुत बढ़िया भाई है। मतलब पढ़ाई तो अच्छे से करते हो, लेकिन क्लास को शेयर नहीं करते हो। दिल तुम तोड़ दोगे, मुझे लग रहा है परीक्षा से पहले पहले तुम मेरा दिल क्या करोगे? तोड़ दोगे हैं। हाँ, फिर क्या है, फिर जुड़ेगा बड़ी मुश्किल से। तो ध्यान रखना, क्लास में शिक्षक है वो कहानी सुना रहा है, कौन? शिक्षक। बच्चे सुन रहे हैं तो सुनने वाला श्रोता होगा। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप कर सकते, बड़े होशियार बच्चे हो। संप्रेषण की सफलता का मूल्यांकन किस अवस्था में किया जाता है? जो संप्रेषण हुआ, जो बातचीत हुई, वो बातचीत सफल हुई या नहीं हुई, संप्रेषण की सफलता, उसका मूल्यांकन कौन सी अवस्था के अंदर किया जाएगा? क्या आपका संप्रेषण सफल हुआ या नहीं हुआ? अपन जो बातचीत कर रहे हैं अपना मूल्यांकन होगा एग्जाम के अंदर। अच्छे नंबर आए तो पढ़े हुए काम आए, और वरना क्या है, सिर्फ क्या है, घुटने दर्द किए हैं, गला फाड़ा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो संप्रेषण की सर कितनी अवस्थाएं होती है? तो मूल रूप से हम संप्रेषण की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। कितनी अवस्थाएं पढ़ते हैं? 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। अगर किसी से भी बातचीत करनी है, या मान लो यहाँ पे संप्रेषण को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसको लेते हैं कि अगर आपकी क्लास लेनी तो 3 काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले पूर्व अवस्था, फिर आएगी संप्रेषण की अवस्था, फिर आएगी उत्तरावस्था। पूर्व अवस्था में पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुझे आपसे क्या बातचीत करनी है। सीधा यूं मतलब कि आएगा वही बोल देंगे, नहीं। क्या कहते हैं कि हाथ से फेंका हुआ पत्थर है, धनुष से चलाया हुआ तीर और मुंह से बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं सोच समझकर बोलना चाहिए। तो सर ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे, पहले क्या करेंगे, बढ़िया अच्छे प्रकार से उसकी तैयारी करेंगे। तो संप्रेषण की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें संप्रेषण के लिए क्या की जाएगी? तैयारी की जाएगी। अब दूसरी संप्रेषण की अवस्था, इसमें संप्रेषण होगा, तैयारी के आधार पर संप्रेषण होगा। अब जो भी बोलना है वो इसमें क्या होगा? बोला जाएगा। यहाँ पे तैयारी के आधार पर, जो आपने तैयारी की है उस तैयारी के आधार पर क्या होगा? संप्रेषण होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी अवस्था आती है उत्तरावस्था, जिसको कहा जाता है मूल्यांकन की अवस्था। मूल्यांकन की अवस्था, उत्तर का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो वैसे भी याद रख सकते हो, पहली अवस्था पूर्व अवस्था और बाद में मूल्यांकन होगा। इसमें संप्रेषण की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है कि जो शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, संप्रेषण सफल हुआ कि नहीं हुआ। ये अंतिम अवस्था है संप्रेषण की। ये संप्रेषण की क्या है? अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। अब मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदा हुआ है?
कोई कहेगा मैंने ऑनलाइन ये मंगाया था, कोई कहेगा मैंने ऑनलाइन ये मंगाया था। तो आप में से ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन कोई ना कोई चीज है वो मंगाई हुई है कि जी हाँ सर हमने ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगवाया था? ठीक है, बताओ फटाफट से कमेंट करो, मंगवाया था क्या? हाँ, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन कोई एक बुक मंगाई, क्या मंगाई? बुक मंगाई। ऑनलाइन आपने क्या मंगाई? किताब मंगाई। हाँ, अब किताब वाले तो थोड़ी कम परेशान करते हैं, इतने नहीं करते, उनको पता है किताब लाई तो पढ़ेगा तो ठीक है वरना बैठा रहेगा। ठीक है, हाँ वो देख उसने लिखा फेयर एंड लवली। ठीक है, मान लो आपने गोरा होने की क्रीम मंगाई। क्या मंगाई? आपने कहा कि सर अब क्या है, गोरा होना है, फाइनली ठान लिया है, तो आपने गोरा होने की क्रीम मंगाई। या मान लो आपने सन क्रीम मंगाई कि सर धूप में जाता हूं तो क्या है, काला पड़ जाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, लड़कों को ये रोग कम है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अब आपने वो लाई, मान लो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाई, जैसे आपने वो अमेजन के माध्यम से लाई या फ्लिपकार्ट के माध्यम से लाई। अब वो आपके घर तक आई, हाँ आप उसको लेने गए, हाँ किसको? अरे करीम की बात है भाई। ठीक है, अब आपने उसको क्या किया, डिलीवर कर दिया, ले लिया। उसके बाद में वापस अब चीज तो आ गई है, पेमेंट भी हो गया, लेकिन फिर भी आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप इसका रिव्यू क्या देना चाहते हैं, आप इसका फीडबैक क्या देना चाहते हैं, ये चीज आपको कैसी लगी। ठीक है, जैसे आपने आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन था रिव्यू देने का, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार की, आपको कैसा लगा? तो वो होता है फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक। इसको कहा जाता है पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण कि कैसा रहा वो चीज, उसके बारे में रिव्यू देना क्या कहलाता है? पृष्ठ पोषण। तो किसी ने कहा कि भाई मैं तो काला था, काला ही रहा है, क्रीम लगाने से कोई फायदा हुआ नहीं, दूसरों की कहते मत लेना, कोई कहते हैं हाँ मैं तो गोरी हो गई। ठीक है, तो वो अलग अलग बातें। तो वैसे कि वैसे संप्रेषण कैसा हुआ, सफल हुआ या नहीं हुआ, ये कब पता चलेगा? जब फीडबैक मिलेगा उत्तर अवस्था में। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं जब पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपके चेहरे देख के मैं समझ जाता कि इनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आप तो दीवार के उस पार बैठे हो, कैमरे के उस पार बैठे हो, तो आपके कमेंट में जो ये खिलते हुए चेहरे देखते हैं, इससे समझ में आता है कि भाई इनको समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो हाव भाव देख के पता चल जाए। पृष्ठ पोषण अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। तो ये पृष्ठ पोषण की अवस्था ध्यान रखना। पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण जिसे कहा जाएगा प्रतिपोषण, प्रतिपोषण भी कह सकते हैं, फीडबैक की अवस्था। तो अगर आपसे पूछे कि फीडबैक किस अवस्था में दिया जाएगा, तो उत्तर अवस्था में फीडबैक दिया जाएगा। और यही क्या, इसी में मूल्यांकन होता है कि अगले वाले को समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर बात? क्लियर। आगे चलते हैं, ये करीब मिटा देना तुम। हाँ, संप्रेषण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? संप्रेषण की प्रकृति पूछी गई है कि संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती है, संप्रेषण कैसा होता है, उसके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, संप्रेषण केवल एक शुद्ध विज्ञान है, संप्रेषण एक जन्मजात कला है, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों है, संप्रेषण न तो कला है और न विज्ञान है। तो मित्रों संप्रेषण है वो कला और विज्ञान दोनों है। इसमें देखो कुछ तो सिद्धांत होंगे जिनकी आपको क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ आपके अंदर टेक्निक होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, इनकी तरीका होता है बोलने का, प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, उसके आधार पर आप इसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या है, ये कला और विज्ञान दोनों है, दोनों का क्या है, सामंजस्य है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संप्रेषण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, संप्रेषण के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। संप्रेषण ये केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये केवल सामाजिक प्रक्रिया है? क्या व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सिर्फ एक व्यक्ति ही संप्रेषण करता है, या ये सामाजिक प्रक्रिया है कि पूरे समाज के अंदर संप्रेषण होता है? ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रक्रिया जिसमें मानवीय संबंध होते हैं, या मानवीय संबंधों से इसका कोई लेना देना नहीं। आप जब तक दूसरों से नहीं बोलोगे, दूसरों से अपनी भावनाएं, अपने इमोशन या कहेंगे अपने विचार शेयर नहीं करोगे, तब तक क्या आपके उससे मानवीय संबंध बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। बस के अंदर बैठे हो, आपके पास वाली सीट पर कोई दूसरा बैठा है, आपने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई विचार वगैरह मुंह पे ऐसा है, कोई भी कहते हैं बिबाड़ा वगैरह नहीं लाया, मुंह नहीं बनाया, कैसा भी चुपचाप एक नॉर्मली उसको देख के अलग देख लिया। जहां आपका स्टेशन आया आप उतर गए, पड़ोसी कौन था क्या था, आपका उससे किसी भी प्रकार का रिलेशन है वो नहीं बना। लेकिन आप बैठे, जैसे ही बैठे उसने आपकी ओर देखा, आप उनकी ओर मुस्कुराए और पूछा हाँ भाई साहब कहां से हो, कहां जा रहे हो, आपने संप्रेषण किया, बातचीत शुरू की, उसी से आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो ये व्यक्तिगत भी होती है। व्यक्तिगत कैसे सर, हम खुद से बात करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। आप और हम सब अपने आप से भी बात करते हैं, और अपने आप से ही बात किया करो भाई, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। खुद से बातें किया करो, उससे खुद का रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी संप्रेषण करते हैं, और समाज के अंदर तो होता ही आ रहा है, सामाजिक रूप से तो करते ही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इससे क्या होता है, मानवीय संबंध स्थापित होते हैं।
संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है कि मास्टर जी संप्रेषण के बारे में लिखी गई ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, इसको यहां से हटा दीजिए। संप्रेषण हेतु परिपक्वता आवश्यक है, बातचीत करने के लिए मैच्योरिटी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। अगर परिपक्वता नहीं होगी तो सीधी सी बात है आप अच्छे प्रकार से बात कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। संप्रेषण एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रक्रिया है, यहां पे इसने लिखा कि व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, तो व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत कह सकते हैं। संप्रेषण व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। संप्रेषण एक भाषाई कौशल है, भाषाई स्किल है, तो ये भी बात सही है कि भाषाई कौशल है, आपकी लैंग्वेज है, कैसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, वही तो संप्रेषण है, ठीक है। संप्रेषण एक पैतृक संपत्ति है। अरे भाई साहब, है संप्रेषण पैतृक संपत्ति है क्या? ये आपको अपने माता पिता से मिलता है क्या? कि जैसा आपके माता पिता बोलते हैं, जैसी आपके माता पिता में बात करने की कला है वही आपके अंदर रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संप्रेषण है वो जन्मजात नहीं होता है, अर्जित है। आपने समाज में रह के अपना कैसा व्यवहार बनाया, कैसी अपनी शैली बनाई, वही क्या है, वही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि संप्रेषण अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। आपका कैसा व्यवहार है, आपकी शैली कैसी है, शैली शब्द का मतलब व्यवहार होता है, पूछा जाता है, तो वही क्या है उससे डिपेंड होगा। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? बताओ भाई। संप्रेषण का जो पूरा प्रोसेस होता है, संप्रेषण की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। संदेश का प्रसारण, कि सर संप्रेषण तभी होगा जब हमारा जो मैसेज है या संदेश है उसका हम क्या करेंगे? प्रसारण करेंगे। माध्यम का चयन, किस माध्यम से संप्रेषण करना है वो होगा, उसी से पता चलेगा कि संप्रेषण होगा, ठीक है। विचारों की प्रतिपुष्टि, सर हमारा जो विचारों की उत्पत्ति, अच्छा हमारे दिमाग में कोई एक विचार उत्पन्न होगा, उसी से क्या होगा? संप्रेषण होगा, या प्रतिपुष्टि फीडबैक से। तो सीधी सी बात है, आप अगले से बातचीत कब करोगे? सबसे पहले आपके मन में क्या होगा? एक मैसेज उत्पन्न होगा, एक संदेश उत्पन्न होगा। उस संदेश के आधार पर आप सबसे पहले क्या होगा? संदेश उत्पन्न होगा। आप जैसे प्रेषक हो, मैसेज भेजने वाले हो, तो आपके मन में मैसेज उत्पन्न हुआ, उसके बाद आप मैसेज भेजोगे, माध्यम का चयन करोगे, किस माध्यम से मैसेज करते हो। तो संप्रेषण में सबसे पहले प्रेषक के मन में विचार उत्पन्न होता है, और क्या विचार आया उसी से क्या बोलना है वो पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा? विचार उत्पन्न होगा, और विचार से क्या होगा? विषय वस्तु का क्या होगा? निर्माण होगा। आगे चलें। संप्रेषण चक्र में प्रेषक द्वारा अपने विचारों को संदेश के रूप में लिखने या संकेतों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है कि संप्रेषण चक्र में, संप्रेषण का पूरा एक साइकिल होता है, चक्र होता है, ठीक है। चक्र का मतलब क्या? तो चक्कर का मतलब, अगर यहां मैं अच्छा चक्कर बताऊंगा, नॉर्मल चक्कर यहां बता देते हैं कि भाई आप हो प्रेषक, आपने कोई मैसेज भेजा, तो प्रेषक ने किसी एक क्या किया? माध्यम का चयन किया, और माध्यम के माध्यम से क्या किया? ग्राही ग्रहण करने वाले को मैसेज भेजा, ठीक है, और ग्राही ने वापस किसी माध्यम के माध्यम से प्रेषक को मैसेज भेज दिया। तो ये तो एक नॉर्मली चक्कर है, ठीक है। ऐसे चक्कर तो आपको बहुत मिलेंगे, अपन थोड़ा बढ़िया वाला चक्कर पढ़ेंगे जिसमें ऐसे शब्द आएंगे, डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक, माध्यम, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न किसका सही होता है देखते हैं, ठीक है। देखो, इस प्रक्रिया में क्या कहा कि अपने विचारों को संदेश के रूप में लिखने या संकेतों में बदलने। मैं मान लो किसी को कोई मैसेज देना चाह रहा हूं, तो मैं मेरे दिमाग में जो विचार है उन विचारों को क्या करूंगा? लिखता हूं या संकेतों के रूप में बदलता हूं, तो उसको कहा जाता है एनकोडिंग। क्या कहा जाता है? एनकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा? रहेगा। मैं कौन हूं? मैं हूं प्रेषक, मैसेज भेजने वाला। मैं क्या करूंगा? अपने विचारों को लिखूंगा। मेरे जो विचार है, मैसेज कैसे भेजूंगा? विचारों का निर्माण करूंगा, लिखूंगा, ठीक है। विचार लिखना या विचारों का निर्माण करना, यहां कहेंगे प्रसारित करना, ठीक है, प्रसारित करना। इसके माध्यम से मैं अपने विचार आगे तक भेजूंगा। तो ये जो विचार आपने लिखे, इस लिखे को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, निर्माण करने का मतलब होता है फॉर्मेट बनाना। क्या बनाना? फॉर्मेट बनाना, ठीक है। लिखने का मतलब होता है एनकोड करना। क्या करना? एनकोड करना। और प्रसारित करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट करना, यानी कि सब तक ट्रांसमिट कर दिया हमने, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, जो भी कहें आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे प्रकार से इनको याद रखना, ट्रांसमिट। अब देखो, यहां जो एनकोडिंग है, आपने मैसेज लिखा, मतलब आपने क्या किया? एनकोडिंग किया। अब वापस वो संदेश किस तक जाएगा? अगले वाले तक जाएगा, जो ग्रहण कर रहा है वो उस संदेश को पढ़ेगा, तो वो वापस उसको डिकोडिंग करेगा। क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। बोलो, एनकोडिंग, डिकोडिंग समझ में आया क्या? बोलो, आया क्या? है? पढ़ेगा व्यक्ति, वो उसको वापस क्या करेगा? डिकोड करेगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि संप्रेषण करता है वो अपने विचारों को, संदेश को लिखता है, उसको क्या कहते हैं?
एनकोडिंग कहते हैं। ग्राही है वो संप्रेषण करता या प्रेषक द्वारा लिखे गए मैसेज को पढ़ता है, वो क्या कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है। पढ़ना क्या कहलाएगा, पढ़ना डिकोडिंग कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। अगला प्रश्न की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापक को प्रभावी पृष्ठ पोषण फीडबैक प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा साधन अत्यंत उपयोगी है? देखो, सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? सूक्ष्म का मतलब छोटा सा, शिक्षण का मतलब पढ़ाना है। तो क्या है सर, ये है जैसे ही आपका डीएलएड या बीएड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके वहां पे होगी माइक्रो टीचिंग। क्या होगी? माइक्रो टीचिंग। यानी वहां पे ज्यादातर तो मैडम जी होते हैं, सर तो कम ही होते हैं। वो आपको पहले सिखाएंगे कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, ठीक है। उसके बाद आपको कहेंगे अब आप खड़े हो जाओ, 5 मिनट पढ़ाओ, और वो ध्यान रखेंगे कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं। तो वो पता नहीं ध्यान रखे नहीं रखे, ठीक है। अगर किसी और चीज से ध्यान रखाना हो किसी चीज का, तो आप किससे रखा सकते हो? दुकानदार अपनी दुकान का ध्यान रखने के लिए कि वो बाहर हो फिर भी उसके दुकान में क्या हलचल हो रही उसको पता रहे, उसके लिए वो क्या लगाता है? सीसीटीवी लगाता सर। वैसे अगर क्लास में सीसीटीवी लगा हुआ है तो उससे सारा रिकॉर्ड रहेगा कि उसने बोर्ड कैसे साफ किया, क्या बोला, क्या लिखा किया, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि आप जब पढ़ाओगे बच्चों को, माइक्रो टीचिंग करोगे, तब पृष्ठ पोषण, वापस आपको फीडबैक भी तो देना है कि आपने कैसा पढ़ाया, तभी तो आप सीखोगे। आपकी गलतियां निकालेंगे कि सही से खड़ा रहना है, ऐसे खड़ा रहना है, ऐसे पढ़ाना है, यहाँ ये बोलना था या ये बोलना था। तो वो सारा है, वो सीसीटीवी के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है। देखो, रेडियो से तो कैसे होगी रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी जिसको क्लोज सर्किट टेलीविजन कहा जाता है, श्यामपट से कैसे, टेप रिकॉर्डर से कैसे। तो सीसीटीवी है वो पृष्ठ पोषण के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। अच्छे से क्या करना, ध्यान रखना। आगे बढ़े। एक शिक्षक के लिए कक्षा में प्रजातांत्रिक संप्रेषण का अर्थ है। मान लो एक शिक्षक कहता है कि मेरी कक्षा के अंदर प्रजातांत्रिक संप्रेषण है। कैसा संप्रेषण है? प्रजातांत्रिक संप्रेषण। तो इस प्रजातांत्रिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो आपको बताना है मित्रों। प्रजातांत्रिक संप्रेषण, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, सभी को भूमिका होती, सभी की भूमिका होती, सभी अपना मत रख सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही इस प्रजातांत्रिक को हम लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र है जिसमें हर कोई व्यक्ति अपना विचार रख सकता, हर कोई व्यक्ति अपना बात रख सकता है। जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे के दिमाग में कोई एक डाउट आया, तो बच्चा कह सकता है सर जी हाँ ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। तो वो विचार रखने की उसको क्या मिली, अनुमति मिली, ठीक है। वो अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। वही तो प्रजातंत्र है जिसमें सभी को बोलने का क्या है, अवसर है। तो शिक्षक द्वारा लगातार भाषण देना, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, छात्रों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान करना। बिल्कुल, छात्रों को क्या है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका संप्रेषण प्रभावी होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका संप्रेषण क्या होगा, संप्रेषण प्रभावी होगा। यानी कि आपने बच्चों को विचार विमर्श करने का अवसर दिया तो उनके मन में जो भी डाउट आया ना, वो डाउट तुरंत क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। आज कहीं पे बारिश हो रही है क्या, कमेंट करके बताना। बारिश हो रही है क्या भाई? इतनी फ्लिकरिंग कैसे चल रही है? मित्रों, आपको बता दूं कि आप अगर बढ़िया अच्छे प्रकार से बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा थ्योरी का बैच बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे बीएसटीसी का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा जिसमें सभी विषयों की क्लासें और उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज तो मेरे हिसाब से सबने ज्वाइन कर ली होगी और बहुत बढ़िया अच्छे नंबर आ रहे बच्चों के, जिनके भी 430 प्लस नंबर आ रहे हैं। बस रेस रखो, अभी महीने का समय पड़ा, बढ़िया अच्छे प्रकार से दबाओ, 500 तक लेके जाओ, ठीक है। यार बता दूंगा 500 भी आते हैं, आपको लगे ना 500 भी हाँ है, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो भाई। 21 टेस्ट है। अब मुझे एक चीज का तो एहसास हो गया, अभी मार्केट के अंदर एक टेस्ट सीरीज आई है, कुछ समय पहले और आई थी, ठीक है, जिसमें 1100 रुपए के आसपास या 900 रुपए के आसपास फीस थी। ऑनलाइन लो तो 500 रुपए थे टेस्ट सीरीज के, ठीक है, जिसमें 15 एक टेस्ट थे 500 रुपए के अंदर। अभी एक टेस्ट सीरीज हो जाएगी, 7-8 टेस्ट सीरीज है, 200 रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको 21 टेस्ट दे रहा हूं, 200 प्रश्नों के 21 टेस्ट है, ठीक है। 149 रुपए इसकी रेट है, अभी ऑफर चल रहा है, अभी कम ही होगा मेरे हिसाब से 99 रुपए के आसपास ही है, ठीक है। ऑफर बंद होगा तब 149 है, तो इससे फायदे का सौदा आपको कोई नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये यूं नहीं कि किसी ने भी टेस्ट बना दिए सर ने टाइप करवा के डाल दिया, नहीं, हमने खुद ने बढ़िया अच्छे प्रकार से अच्छा कंटेंट तैयार करके इसको बनाया है। हूबहू प्रश्न परीक्षा में यहां से भी छप जाते हैं। टेस्ट सीरीज होती है प्रैक्टिस करने के लिए कि आपने सिलेबस याद करिए, आप प्रैक्टिस करो कि अगर ऐसा एग्जाम में पेपर आए तो आपके कितने नंबर आएंगे। होती प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोई भी बाजार से मॉडल पेपर वगैरह लाओगे तो उसकी ये गारंटी नहीं होती कि इसमें से ही प्रश्न आएंगे या यही प्रश्न, नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए है आपके,
लेकिन अगर उसी प्रैक्टिस से भी आपके काफी क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे प्रकार से इसको ज्वाइन कर लो। बाकी जिनके जीके में समस्या आ रही है, राजस्थान जीके अच्छे से कवर नहीं हो रहा है, कैसे याद करूं, तो अभी 10 एक क्लासें हुई है, बैच अभी स्टार्ट हुआ है, एमसीक्यू बैच है, एमसीक्यू विद थ्योरी बैच है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पूरा जीके करवाया जाएगा। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं इसके अंदर, अभी हिस्ट्री और कल्चर की 2 क्लासें ले रहा हूं सुबह, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। 449 रेट है, अभी ऑफर चल रहा है 249 में। अगला प्रश्न, संप्रेषण में व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन करने से क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, मुझे एक बात बताओ कि क्या क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं वो एक जैसे होते हैं? आप कहोगे नहीं। तो सर कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई पैंट पहन के आता है, कोई नेकर पहन के आता है, ऐसे है क्या? नहीं। तो सर यहां पे एक जैसे नहीं होते का मतलब यह है कि कोई बच्चा है वो तो धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा है उसको सीखने में क्या लगता है, समय लगता है, वो धीरे धीरे सीखता है। कोई बच्चा है जो क्या करता है, तेज सीख लेता है। किसी बच्चे को तो क्या है, जल्दी याद होता है, किसी बच्चे को क्या होता है, जल्दी याद होता है, किसी बच्चे को क्या होता है, देरी से याद होता है, किसी बच्चे को देरी से याद होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें, इसके आधार पर बच्चे अलग अलग होते हैं। प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, क्लास के अंदर विभिन्नता पाई गई उनके अंदर, और व्यक्तिगत विभिन्नता यानी एक एक इंडिविजुअल, इस बच्चे की कुछ अलग खास बात है, इस बच्चे की कुछ अलग खास बात है, इस बच्चे की कुछ अलग खास बात है, तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग है। तो आपको पढ़ाते टाइम भी एक एक बच्चे को दिमाग में रखना है कि ऐसे एग्जाम्पल दूंगा तब तो ये वाले बच्चे समझेंगे, ऐसे श्रेणी बना लिया आपने, अच्छा इस एग्जाम्पल से ये वाले बच्चे समझ जाएंगे, ऐसे उसके समझ में आएगा। तो इस चीज का पालन करोगे तो उससे क्या होगा, संप्रेषण अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बन जाएगा। आपके पढ़ाने का या बातचीत करने का जो तरीका संप्रेषण है वो और अधिक प्रभावी बन जाएगा, और अधिक बच्चे पर केंद्रित हो जाएगा, बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। शिक्षक का समय बर्बाद होता, सर ऐसे 50 बच्चे क्लास के अंदर, 100 बच्चे, 200 बच्चे, सभी बच्चों पे कैसे ध्यान रखूं मैं, तो मुश्किल होता है। कमी भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। हर बच्चे की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुश्किल है, लेकिन करें तो उसका संप्रेषण क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा और छात्र केंद्रित है वो बन जाएगा। ठीक है, कक्षा का अनुशासन बिगड़ता, शिक्षण कार्य कठिन होता, तो मेन बात है संप्रेषण अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित हो जाता है। निम्न में से कौन से कारक संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं? बताओ भाई, कौन से ऐसे कारक है जिनसे आपका संप्रेषण क्या होगा, प्रभावी बनेगा, संप्रेषण बहुत ही क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। सर क्या होता है जब संप्रेषण प्रभावी होता है? शिक्षक को संतोष प्राप्त होता है, आत्म संतोष उसको मिलता है कि वाह मजा आ गया, अब तो संप्रेषण क्या हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, और जो बातें मैं बच्चों को समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गई। शिक्षक की भाषाई विद्वता, शिक्षक को भाषा का नॉलेज है, लैंग्वेज का नॉलेज है कि कहां पे कौन सी शब्द बोलना, कहां पे कौन सी चीज बोलनी है, यानी कि उसकी शब्द शैली, भाषाई विद्वता मतलब शब्द शैली, शब्द शैली अगर उसकी अच्छी है तो उसका संप्रेषण अच्छा होगा, तो ये भी बात सही है। दूसरा, शिक्षक को मतलब उच्च स्वर और कहेंगे सटीक स्वर में बोलना चाहिए, उच्च स्वर से भी सटीक स्वर और ज्यादा सही है कि क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बोलना चाहिए कि जहां तक उन सभी बच्चों तक उसकी आवाज पहुंच जाए, और स्पष्ट बोलना चाहिए, एकदम स्पष्ट, कि अच्छे तरीके से उसकी आवाज है वो बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चों को एक बार में क्या है समझ में आ जाए। ज्ञान भंडार, शिक्षक को जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना वो अपनी विषय वस्तु को सुनियोजित कर पाएगा। क्या कर पाएगा? उतना ही वो अपनी विषय वस्तु को सुनियोजित कर पाएगा, व्यवस्थित कर पाएगा, और बच्चों को अच्छे प्रकार से समझा पाएगा। उसको अनुभव होगा कि किस चीज को किस तरीके से क्या करना है, समझाना है। ठीक है, समय व प्रेरणा, समय का ध्यान रखते हुए संप्रेषण करेगा कि कितनी बात को कितने टाइम में कहना है, क्या करना है, कैसे करना है। और प्रेरणा, बातचीत के दौरान पढ़ाते समय प्रेरणा देगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, तो वो संप्रेषण क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। इसके अलावा ध्यान रखना, संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सब चीजें करेगा तो संप्रेषण क्या होगा, प्रभावी होगा। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो गया। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को अपने किन दशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्लास के अंदर प्रभावी संप्रेषण बनाना है, अच्छा संप्रेषण बनाना है, तो उसके लिए एक शिक्षक को कौन कौन सी दशाओं का ध्यान रखना चाहिए? उसको उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो बच्चों को अच्छे प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार कर पाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारा शरीर मान लो स्वस्थ नहीं है, बुखार आ रहा है आपको, और आपसे कोई अगर बोले तो भी आपको लगता है यार ये क्यों बात कर रहा है, मेरे बोलना ही नहीं है तो बुखार आ रहा है, फिर भी बात कर रहा है मेरे से। कोई अगर तेज आवाज में बोले तो भी आपको यूं अंदर से चिड़चिड़ापन, क्या तेज आवाज कर रहा है, क्यों? हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो उस समय हम बच्चों के साथ अच्छे प्रकार से बातचीत नहीं कर पाएंगे, अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी है। आर्थिक स्थिति, सर रुपए पैसे होने चाहिए, तभी फ्री पढ़ा पाओगे सबको, तो पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेगा। ठीक है, हाँ,
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करता। तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होनी जरूरी भी नहीं है। मान लो शिक्षक के बाद बहुत ज्यादा पैसे, तो ही वो पढ़ा पाएगा क्या? नहीं, वो ऐसे भी पढ़ा सकता है। पढ़ाएगा तो पैसे उसके अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। पहले शुरुआत उसको 0 से करनी होगी। लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं का तो ये सही हो जाएगा कि मानसिक दशा, माइंड भी उसका सही होना चाहिए, दिमाग भी सही से काम करे, मानसिक रूप भी सही हो उसका और शारीरिक रूप भी सही हो। मानसिक और शारीरिक दोनों को जब मिलाएंगे तो इसको कहा जाएगा मनोशारीरिक। क्या कहा जाएगा? मनोशारीरिक। तो प्रश्न आएगा कि शिक्षक को अपनी मनोशारीरिक दशा का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों दशाओं का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। केवल बाहरी वेशभूषा का, वेशभूषा सिंपल, शिक्षक का कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार, ये उसके लिए कल्याणकारी है। शिक्षक का जीवन सादा होना चाहिए, है, ज्यादा तातों जैसे उसको नहीं करना चाहिए। उच्च विचार, अच्छे उसके विचार हो और देखने से लगना चाहिए कि शिक्षक है। एकदम सिंपल ड्रेस वगैरह उसका सेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। यूं नहीं कि 10-12 जेब है शर्ट के, 20-25 एक जेब पैंट के है, चैने लटक रही है, चलता तब घूघरे बजते हैं जैसे टोगड़ी जा रही हो बाहर है, तो फिर वो क्या है, वो थोड़ा सा, हालांकि आजकल की फैशन है, सभी को स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता, मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से अपन कहते हैं। आपके प्रश्न आएगा, उसलिए मैं समझा रहा हूं, आपके लिए प्रश्न आएगा कि वर्तमान में सादा जीवन में उच्च विचार शिक्षक के लिए किस प्रकार का विचार है। तो वहां पे आपको उत्तर देना है कि कल्याणकारी विचार है, एकदम कि सही है, उसी से शिक्षक का क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक है। बाकी फैशन है, समय के साथ भी चलना चाहिए, ये भी बात सही है। भूल सुधार प्रविधि को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किस तरीके को बढ़ावा दिया जाता? भूल सुधार प्रविधि या भूल सुधार विधि है, आपसे मान लो कोई गलती हो गई पढ़ाते समय और आपको उस भूल को क्या करना, सुधारना है, तो भूल सुधार करते समय कौन से तरीके को बढ़ावा दिया जाएगा? आप बच्चों में भूल सुधार कैसे कराओगे, ठीक है। कठोर दंड देकर, नाटक या रोल प्ले के माध्यम से, लिखित गृह कार्य देकर या छात्र की उपेक्षा करके। तो मित्रों, भूल सुधार पद्धति को नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो इसको कहा जाएगा रोल प्ले या नाटक, कि रोल प्ले या नाटक के माध्यम से हम भूल सुधार पद्धति है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। बोलो, एक क्लास मैराथन लेके आऊं क्या शिक्षण अभिरुचि की, है, जिसमें एक क्वेश्चन में 3 मिनट लग दिए, तो 200 क्वेश्चन गुणा 3 मिनट तो हो जाएगी 600 मिनट। बट्टे हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, हैं, तो 6 दाए 60, तो ये तो काम टेढ़ा हो जाएगा। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, क्या एक क्लास ऐसी लाई जाए जिसमें शिक्षण अभिरुचि के 200 क्वेश्चन हो पूरे, हैं। बोलो लाइव कितने आओगे तुम, पहले ये बताओ। आंकड़ा है वो पार होना चाहिए, ये दिख रहा है अभी आपको, इसका डबल हो जाए अगर है 0-0 आ जाए पीछे, तो जरूर अपन इस पे एक बात कर सकते हैं। तो सभी साथियों को शेयर करो, और मुझे लगेगा कि अब संख्या इतनी होने लगी है कि ये लाइव इतने आ सकते हैं, तो फिर गला फाड़ने से मतलब है। बाकी अभी रूम पे जाएंगे तो खाना भी ठंडा हो चुका होगा हाँ, और फिर क्या है, लेट सोएंगे तो नींद भी नहीं आती है, और नींद लेट आएगी तो उठेंगे भी लेट, तो पूरे दूसरे दिन का शेड्यूल भी बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप जोश दिखाओ तो ये हम जरूर संभव है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाटकीय तरीके से भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दिया जाता। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, बताओ। अभी जो ये सीरीज चला रहा हूं टॉप 1000, इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन नए कराए, ये चीज याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन बेकार है, वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं कराया होगा, ना किसी किताब के अंदर आपको मिला, बीएसटीसी के लिए बैठे उनमें नहीं मिलेगा, इसके लिए बहुत सारी किताबों में माथा मारना पड़ता, तब ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो ये नया है, तो मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कम से कम पहले मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो बिल्कुल नए है, कि भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार के अगर नए बने तो बन सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना। उसके बाद अपन परंपरागत प्रश्नों को भी करेंगे जो पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाने की संभावना है, पिछले सालों के पेपर काफी करा चुका हूं, तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। पहले कुछ नए क्वेश्चन कर लें। नए भी इतने नहीं है, क्या संप्रेषण से सिर्फ ये 27 क्वेश्चन ही बनते हैं? नहीं, संप्रेषण से 150 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी अपन करेंगे। अधिगम शिक्षण जैसे आपको पढ़ा दिया, लेकिन वो अभी वर्तमान पैटर्न में क्या नए बन सकते हैं वो की पढ़ाएं। इसके अलावा भी अभी और बहुत सारे प्रश्न है कि बिहार की जो बीएसटीसी की परीक्षा हुई उसमें अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो कैसे पूछा गया, हरियाणा की जेबीटी की किताबों में कौन सा प्रश्न है, राजस्थान बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताबों में क्या क्या चीजें हैं, प्रूफ उनके लगते हैं भाई साहब, तो वो भी पढ़नी पड़ती। उसके बाद आपको, तो उसके क्वेश्चन भी अपन बहुत सारे करेंगे, चिंता मत करो आप, बस जोश बना रहे। स्पष्टता का सिद्धांत, संप्रेषण में शब्द है वो स्पष्ट होने चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है, आपका विचार भी स्पष्ट होना चाहिए, आपके शब्द भी क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, तभी आप बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या करोगे, पढ़ा पाओगे। संतुलन का सिद्धांत, सीधी सी बात है, दशा आपकी संतुलित रहनी चाहिए, चाहे वो समय को लेके हो, चाहे विचारों को लेके हो, चाहे भावनाओं को लेके हो, है। मान लो किसी इमोशन को शेयर कर रहे हो कि मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई थी, और वो सैड स्टोरी है, मान लो दिल टूटे आशिक की कहानी है, और वहीं भी ढा करके रोने लग गए मंच के ऊपर ही, है मामला गड़बड़ है साहब। इमोशन कंट्रोल करने आने चाहिए, अपने विचार बताओ, सिद्धांत बताओ, है
मान लो कोई खुशी का पल है, खुश हो गए और किसी को बता रहे हो मेरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, दो चारों को कूट दो खुश होके, पटक दो पटक के, वो भी काम नहीं आएगा। इसके अलावा समय का संतुलन भी ध्यान रखना चाहिए। क्या शब्द कहने, जो चीज आप कह रहे हो उसकी वैधता होनी चाहिए। लिमिटेशन के इस टॉपिक के बारे में मुझे यहां तक बात करनी है, ठीक है। तो एक सिद्धांत वैधता का भी होता है, ध्यान रखना। संप्रेषण के अंदर वैधता का सिद्धांत भी होता है। लिमिट के अंदर क्या है, जिस टॉपिक के बारे में जितनी बात बतानी उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी अथा उसके अंदर बताते जाएं। बोधगम्यता का सिद्धांत यानी कि समझ में आना चाहिए अगले वाले के, बिल्कुल ये भी बात सही है। असंगति का सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता। एक सिद्धांत विश्वसनीयता का और होता है कि जो भी आप बातें बता रहे हो, मान लो अगले वाले को समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप जानकारी गलत बता रहे हो, फेक जानकारी बता रहे हो, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत जानकारी बता रहे हो, तो वो सही बात नहीं है, वो क्या है गलत बात हो जाएगी, वो क्या है उचित नहीं है, फिर वो संप्रेषण भले ही आपका कैसा ही हो लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। आगे चलें साथियों, निम्न में से कौन सा अवाचिक या अभाषीय संप्रेषण का प्रकार है, नॉन वर्बल संप्रेषण कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। मित्रों जो संप्रेषण है इसको हम सामान्यतः दो प्रकारों के अंदर बांटेंगे। जो कम्युनिकेशन है इसको हम सामान्यतः दो प्रकारों में बांटेंगे। एक तो होगा भाषिक संप्रेषण, कैसा होगा, भाषिक को कहेंगे वाचिक, ठीक है, जिसको कहेंगे वर्बल, इंग्लिश में कहा जाएगा वर्बल, ठीक है। एक होगा अभाषिक, अभाषिक को अवाचिक या नॉन वर्बल कहा जाएगा। भाषिक का मतलब है जिसमें भाषा का प्रयोग हो, बोलना या लिखना कुछ होता हो, ठीक है। तो जैसे लिखित संप्रेषण, लिखित संप्रेषण क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। आपने ये संप्रेषण किया कि नहीं किया, देखो फेल हो वो किस्मत की बात है दोस्तों, उसके लिए निराश नहीं होते, लेकिन अगर आपने लिखा है, अपनी भावनाएं, संप्रेषण क्या है, विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करना, तो आपने अपने विचार अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया है, अगले तक पहुंचाया है, तो वो लिखित संप्रेषण है, अगले ने पढ़ा था। दूसरा मौखिक संप्रेषण, कि सर हम तो डरते नहीं थे, हैं, हाँ सीधा जाके मुंह पे बोल देते थे जो भी था, तो वो मौखिक संप्रेषण है। तीसरा कि नहीं सर, एक संप्रेषण और होता है जो अपनी भावनाओं को लिख के अगले वाले तक नहीं पहुंचा सके, जो सामने जाके बोल भी नहीं सके, वो सर क्या है, इशारा भी तो कर सकता है, संकेत भी तो दे सकता है, तो उसको कहेंगे सांकेतिक संप्रेषण। कैसा संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण। ये तीन प्रकार का क्या है, संप्रेषण है। क्लियर है बात, क्लियर है। बोलो देसी अंदाज में समझाया जाना चाहिए या मजेदार तरीके से समझाया जाना चाहिए, चलो याद रहना चाहिए आपको। मान लो आपको कोई पसंद आया था और तुम्हारे जमाने क्या जमाना तो अपना भी सेम ही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन संप्रेषण, आपने अपने विचार या अपनी भावना किसी को लिखी और फिर कागज फेंक दिया, ठीक है, सामने वाले ने उसको पढ़ा और पढ़ के भले ही वो फिर जूते मारे हो तुम्हारे, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ा, यानी कि आपने अपने विचार या अपनी भावना है उनको लिखित रूप के अंदर पेन से या मैसेज किया, जो भी किया, लिख के अगले वाले तक पहुंचाया, अगले वाले ने पढ़कर उनको समझा, भले आपको नहीं समझाओ, आपकी भावनाओं को नहीं समझाओ, लेकिन पढ़ तो लिया, पढ़ के समझा, तो वो तो हुआ लिखित संप्रेषण। मतलब प्रेषक है, जो मैसेज देने वाला है, वो अपने विचार लिखेगा और सामने वाला पढ़ के ग्रहण करेगा, वो संप्रेषण कैसा, लिखित संप्रेषण। दूसरा मौखिक संप्रेषण, तो इतना डर नहीं लगता था, हम तो सामने जाके कह देते थे क्या विचार है बोल, हैं, तो वो वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण है कि आपने किसी व्यक्ति के सामने जाके सीधा अपने विचार अपनी भावनाएं रखी और उसने उनको सुना, सुन के अर्थ ग्रहण किया, वो है मौखिक संप्रेषण। तीसरा है सांकेतिक संप्रेषण, जिसमें कुछ इशारे या संकेतों के द्वारा संप्रेषण किया जाए। सर सांकेतिक संप्रेषण कैसे हो सकता है या इशारों के द्वारा संप्रेषण कैसे हो सकता है, तो आपने इसमें एक जो फेमस संप्रेषण है, हालांकि बहुत सारे ऐसे संप्रेषण होते हैं, ठीक है, इतना नहीं हंसना है, देखो तुम्हारे मतलब खराब हो जाएगा सब सिस्टम, तो इतना नहीं हंसना, ठीक है। चलिए बात को घुमाया जाए आप बाइक लेके जा रहे हो, लड़कियां स्कूटी लेके जाती है, ठीक है, तो लड़कों के लिए बात करेंगे क्योंकि उनके ब्रेक लगे नहीं लगे स्कूटी के, तो ऐसे सिस्टम होता है। मान लो आप बाइक लेके कहीं पे जा रहे हो और चौराया आया, चौराहे पर लाल लाइट हो रही है, सिग्नल पे क्या हो रही, लाल लाइट हो रही, तो लाल बत्ती का मतलब बताओ रुकना है, आपको वहां पे रुकना पड़ेगा। हरी हो रही मतलब आपको चलना है, आप खड़े थे तो, ठीक है, तो आप चौराहे पे जा रहे थे, वहां पे आपने लाल लाइट देखी, किसी ने आपको कहा नहीं गए रुक जा अब नहीं जाना है, लाल लाइट देखी, आप समझ गए कि ये एक संकेत है कि जब भी चौराहे पर लाल लाइट होगी तो हमें क्या करना, रुकना, आप रुक गए, वो एक संकेत था, ठीक है। हाँ क्या है, जैसे लाल लाइट हुई चौराहे पर या सिग्नल पर लाल लाइट हुई तो आप रुक गए, तो वो एक प्रकार का संकेत था, संप्रेषण हो गया वो आपका। सर कोई बोला ही नहीं तो, अरे तो लाइट ही बोल गई, नियम है वो तो साहब, ठीक है। आप मान लो कि क्या है, सड़क पर जा रहे थे पैदल, पीछे से सड़क के बीचों बीच चल रहे हो आप, हैं, पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, पीप, आप फटाक से साइड में हो गए, उसने कहा क्या कि गाड़ी आ रही है ऐसे हो जा, नहीं कहा, लेकिन आप समझ गए कि साहब क्या है, मुझे हॉर्न बजा रहा, कह रहा कि साइड में हो जा, नहीं तो क्या है चपेट लग जाएगी, ठीक है। तो वाहनों का जो हॉर्न बजा वो क्या है, संप्रेषण है आपका, सांकेतिक संप्रेषण हो गया। आप जा रहे हो, एक बच्चा था स्कूल के अंदर आता था,
डेली लेट आता था, प्रार्थना हो जाती थी उसके बाद में वो स्कूल में आता था। एक बार उससे पूछा गया कि बेटा तुम डेली इतना लेट क्यों आता है, घर में कोई समस्या वगैरह है क्या? तो नहीं गुरुजी, समस्या घर में नहीं है, समस्या बाहर है। क्या है? घर से तो कि मैं आधा घंटा पहले रवाना हो जाता हूं और मेरा घर दूर ही नहीं है, आधा किलोमीटर ही है, तो 10 मिनट लगती है आने में या 5 मिनट, मैं आधा घंटा पहले रवाना होता हूं। लेकिन समस्या सर है कि स्कूल आने वाली होती है, उससे 100 मीटर पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। अब मैं चला आपका आज्ञाकारी चेला, मुझे बात तो माननी पड़ेगी कि सर ने बोर्ड लगा रखा कि आगे स्कूल है, धीरे चलो। मैं वहां से फिर धीरे धीरे चलता हूं और लेट हो जाता है। तो कहानी का उद्देश्य यहाँ पे ये है, आपको ये नहीं समझना कि सर ये क्या हुआ, समझना ये है कि मतलब यातायात के जो चिन्ह हैं, आप कहीं पे जा रहे हो, आपने देखा कि आगे हॉस्पिटल है, हॉर्न ना बजाए, या धीरे चलिए, ऐसा कुछ स्कूल है धीरे चलिए, तो ये वहां से भी आप समझते हो अच्छा आगे स्कूल है धीरे चलना, आप धीरे चलने लग गए, वो भी संप्रेषण हुआ, वो भी तो संप्रेषण हुआ। तो यातायात के जो चिन्ह होते हैं, यातायात के जो चिन्ह हैं वो भी तो क्या है, संप्रेषण है। और एक सबसे फेमस इसका उदाहरण होता है चक्षु संप्रेषण। चक्षु हिंदी पढ़ते हो क्या? चक्षु संप्रेषण, चक्षु संप्रेषण है, हिंदी पढ़ते हो? चक्षु का मतलब क्या होता है? नयन, आंख, नेत्र है। हाँ, तो आंखों के द्वारा भी कुछ इशारे किए जाते हैं। जैसे एक नायक है, वो नायिका को आंखों के द्वारा इशारे करता है, तो वो किस प्रकार का संप्रेषण हो जाएगा? वो चक्षु संप्रेषण हो जाएगा। आप मान लो क्लास के अंदर बढ़िया अच्छे किसी प्रश्न का उत्तर बताते हैं, सर आते हैं और आपकी पीठ पर ऐसे ऐसे करते हैं, बोलते करते कुछ नहीं है, सिर्फ आपके कंधे पे या पीठ पे 2-3 बार ऐसे ऐसे किया, ठीक है। एक बच्चा था जिसने प्रश्न का उत्तर सही नहीं बताया था, सर आए और थोड़ा जोर से धपीड़ धपीड़ 2-4 बजा दिए। संप्रेषण दोनों जगह हुआ है। वो समझ गया कि मेरा उत्तर गलत था, इसलिए 4 चाटे पड़ गए जोर से, और जिसके कंधे पे ऐसे ऐसे किया उस समझ गया कि धन्यवाद दिया है, उत्तर क्या है मेरा सही है, ठीक है। तो पीठ थपथपाना, स्पर्श के द्वारा भी संप्रेषण हो सकता है, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करनी है, संप्रेषण के बारे में इतना काफी है, यहीं से आपके सवाल बन जाता है। तो अभाषिक कौन सा, जिसमें भाषा नहीं है, तो वो चक्षुक संप्रेषण हो जाएगा, विजुअल या फेशियल, ठीक है। तो चक्षुक संप्रेषण कहेंगे या सांकेतिक संप्रेषण का ही प्रकार है, वो अभाषिक संप्रेषण हो जाएगा। समकक्षों द्वारा आपस में की गई बातचीत किस प्रकार का संप्रेषण है? संप्रेषण को हमने माध्यम के आधार पर तो देख लिया कि भाषिक और अभाषिक है। संदेश प्रवाह के आधार पर आपका मैसेज है वो जा किधर रहा है, संदेश जा किधर रहा है, उसके आधार पर भी संप्रेषण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो है अधोगामी, ठीक है, ये संदेश प्रवाह के आधार पर है कि आप अपना मैसेज किसको दे रहे हैं, संदेश प्रवाह के आधार पर। अधोगामी का मतलब है कोई निम्न अधिकारी है, निम्न अधिकारी है, वो किसी उच्च अधिकारी को क्या कर रहा है, उच्च अधिकारी से बातचीत कर रहा है, ठीक है। डाउन है, यहाँ पे अपवर्ड नहीं है। हाँ, तो सीधी सी बात याद रखनी है कि अधोगामी नीचे की ओर जाएगा, निम्न नहीं होगा, डाउनवर्ड है। यानी कि अधोगामी, अधो यानी नीचे होता, नीचे की ओर जाएगा। जैसे कोई उच्च अधिकारी है, वो अपने निचले अधिकारी को कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है। अधो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाउन यानी नीचे। मान लो कोई उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो अपने किसी निम्न अधिकारी को क्या कर रहा है, निम्न अधिकारी को मैसेज भेज रहा है, तो वो किस प्रकार का संप्रेषण, अधोगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब अपवर्ड, ऊपर की ओर। मान लो कोई निम्न अधिकारी है, वो अपने उच्च अधिकारी को क्या कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है या सुझाव दे रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और समतल, ओरिजेंटल, एक समान, सभी एक जैसे लोग हैं और वो आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं, वो है समतल संप्रेषण। तो समान स्तर के सहपाठी, सहपाठी सभी जैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सहपाठी सभी एक जैसे ही है, ठीक है। तो वो जो आपस में बातचीत करते हैं वो कैसा हो जाएगा, समतल संप्रेषण हो जाएगा। कैसा संप्रेषण हो जाएगा, समतल संप्रेषण। तो अब मुझे बताओ कि क्या बताओगे कि एक कलेक्टर है, वो किसी पटवारी को आदेश दे रहा है, वो किस प्रकार का संप्रेषण हो जाएगा। तो सीधा सा आप देखोगे कलेक्टर उच्च स्तर है, पटवारी निचला स्तर, ऊपर से नीचे मैसेज आ रहा, मतलब अधोगामी संप्रेषण। ऐसे आपको याद रखना है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य है, बताओ भाई, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उससे क्या तात्पर्य। एक तो देखो यहाँ पे 2 शब्द है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक तो होता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, एक तो ऐसा होगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, और एक होगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। अंतर है और व्यक्ति के बीच में र नहीं आ रहा किसी भी प्रकार का, वो खुद का है। अंतर्वैयक्तिक जिसमें किसी भी प्रकार का र नहीं आ रहा, हम स्वयं के विचारों को समझते हैं, खुद से बात करते हैं। इंटरपर्सनल, खुद से अंदर ही अंदर बातचीत कर रहे हैं, तो वो संप्रेषण, स्वयं के विचारों और भावों को समझना, ये क्या हो जाएगा, ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। ये वाला अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मतलब खुद के विचारों और भावों को समझना। अंतर्वैयक्तिक, अंतर, इंटर, दूसरों के, या 2 से अधिक लोग हैं,
ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम दूसरों के विचारों को समझते हैं, या दो लोग या उससे अधिक लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वो तो है अंतर्वैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है वो अकेला व्यक्ति बातें करता है, सिंगल। हाँ, ये सिंगल वाला, ये मिंगल वाला, ठीक है। तो याद रखना कि स्वयं के विचारों और भावों को समझना अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है, और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं वो किस प्रकार का संप्रेषण है, वो है हमारा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। एक लोक विचार भी होता है कि हम बहुत बड़ी सभा से बात कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लोगों से, बड़े से ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो वहां लोक संचार होता है, लोक विचार संप्रेषण भी होता है। क्लियर है बात? चलिएगा आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक संप्रेषण की भौतिक बाधा का उदाहरण है? मित्रों, संप्रेषण की बाधा मतलब हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते समय, संप्रेषण करते समय मान लो मार्ग के अंदर रुकावट आ गई, बाधा उत्पन्न होगी, तो वो संप्रेषण की बाधा कहलाती है, रुकावट कहलाती है। जैसे मान लो अपन यहाँ से बातचीत वगैरह कर रहे थे, बीच में इंटरनेट चला गया तो क्लास नहीं चली सही से, ठीक है। या मान लो माइक है, भगवान न करे खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, माइक खराब हो गया, आप तक आवाज नहीं आई तो अपना संप्रेषण रुक गया। या मान लो अपन सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आपके और मेरे बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही, तो संप्रेषण फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बाधाएं होती है संप्रेषण की, उनको हम रुकावट या बाधा कह सकते हैं, अवरोध कह सकते हैं संप्रेषण के अंदर, ठीक है। तो वो आपसे पूछा गया है, ये बताना। उसके अलावा एक आपसे यहाँ पे, ये तो हो गया, एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि एक तो होता है एक मार्गी संप्रेषण, ये सिंगल वाला एक मार्गी संप्रेषण है, ठीक है। और ये हो जाएगा द्विमार्गी संप्रेषण। विशेष रूप से संप्रेषण सफल वही होता है जो द्विमार्गी हो, क्योंकि बातचीत दूसरों को, दोनों दिशाओं में जो संप्रेषण हो उसको द्विमार्गी कहेंगे, और एक ही दिशा में जो संप्रेषण हो उसको एक मार्गी संप्रेषण कहा जाता है। श्रवण शक्ति या इंद्रियों की खराबी भौतिक बाधा। पूर्व अधिगम उदाहरण से ना जिज्ञासा संबंधित। श्रवण शक्ति भौतिक, जो चीज वास्तव में है फिजिकल, उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वो क्या बाधा कहलाएगी? भौतिक बाधा कहलाएगी, ठीक है। ये बाधा कैसे भी उत्पन्न हो सकती है, उचित माध्यम नहीं तो भी उत्पन्न हो सकती है, आसपास में शोर हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है, यहाँ टाइम नहीं है सुनने का किसी को, तो भी यह बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रसारण यंत्र में खराबी होगी तो भी हो सकती है, आपके और मेरे बीच में दूरी ज्यादा है तो भी नहीं सुन पाओगे। एक आदर्श दूरी मानी जाती है 3 से 6 मीटर, आदर्श दूरी मानी जाती है कि अपने की बात है वो अगले वाले को अच्छे प्रकार से सुनाई दे। इसके बीच में, इसके लिए दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो अपनी बात अगले वाले को आराम से सुनाई दे, इसके लिए 3 से 6 मीटर दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे ये कान की खराबी, अगर सही से सुन नहीं पाते हो तो भौतिक बाधा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो भाषा आपकी और मेरी सेम नहीं है, मैं अगर मारवाड़ी में बोलना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और मारवाड़ी भी कौन सी, जो क्या है, हाँ गोडवाड़ी, गुजराती और प्योर मारवाड़ी, उसका मिश्रण हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पृष्ठभूमि संबंधी बाधा भी हो सकती है कि सांस्कृतिक भेदभाव, आपकी और मेरी संस्कृति के अंदर क्या है, फर्क है, सांस्कृतिक भेदभाव। सांस्कृतिक भेदभाव सर कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको ऐसे किया, क्या किया, आप जैसे मान ले यहाँ पे बैठे थे, मैंने आपको कहा, अब एक बच्चा होगा वो तो पानी का लोटा लेके आएगा, और एक यार कहेगा गुरुजी दिखते तो सही है यार, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आज ऐसे कैसे करती है, क्यों? दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों के लिए उस इशारे का अलग क्या अर्थ क्या था, अलग अलग था। किसी एक को लगा कि पानी का लोटा मंगा रहे, वो धड़ाक से लेके आ जाएगा, दूसरे को पता नहीं क्या लगा, वो सोचने पड़ गया कि यार बंदा दिखता तो ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके लिए इशारों का अलग अर्थ तक है, उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, वो क्या है भाई साहब, अलग अलग है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से रुकावट उत्पन्न करती, बाधा उत्पन्न करती। मेरी भाषा अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, आपकी अलग है, तो भी आपको वो बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो वो भी बाधा उत्पन्न करती है। भाषाई बाधा भी होती है, मान लो कि उच्चारण सही से नहीं है, भाषाई बाधा भी होती है। भाषाई बाधा, उच्चारण सही से नहीं, मुझे मान लो सही से उच्चारित करना नहीं आता है, उच्चारण सही से नहीं, उच्चारण सही से नहीं है, मुझे कहना कुछ और है, मैं बोल तो वो रहा हूं लेकिन आपको कुछ और सुनाई दे रहा है? जैसे राजस्थान की राजनीति के अंदर काफी चर्चा के अंदर एक वायरल रहा था, अपने यहाँ पे अपने समझने के उद्देश्य से ले रहे हैं, दूसरा किसी से कोई मतलब नहीं। किसी एक नेता को कहना था कि कमा कर खाओ, लेकिन देखिए शरीर है, उम्र के साथ भी हो सकता है और जन्मजात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शब्दों को हम चबा कर बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि क्या हम समझ में नहीं पाएंगे, तो ये कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, तो ये शब्दों को चबा कर बोलना। शब्द है जिनको जैसे बोला जाना चाहिए वैसे अपन नहीं बोल रहे हैं, अस्पष्ट बोल रहे हैं, ठीक है, अस्पष्ट बोल रहे हैं, सब ध्यान से नहीं बोल रहे हैं, तो भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। मैंने कुछ कहा, जैसे कोई तुतला रहा है, तुतलाना, तो ये भी एक बाधा उत्पन्न होगी। तोतला है तो वो तो अपने हिसाब से सही कह रहा है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा बात करता है तो उसके घर वालों को या जो पूरे दिन उसके पास में रहते हैं उन्हीं को पता चलता है कि ये क्या कह रहा है, दूसरे लोगों को पता नहीं चलता, फिर वो ट्रांसलेट करते हैं कि ये ऐसे कह रहा है, तब समझ में आता है। वो वाली बात है। कहना था कि कमा कर खाओ, युवाओं को रोजगार की कहां हो सकता है। जैसे अभी सरकार ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए, कि तुम नौकरी के लिए प्रयास मत करो बल्कि दूसरों को नौकरी दो। अरे तुम जब सरकार में होते हुए नौकरी नहीं दे सकते हो तो युवा कहां से देगा?
वैसे किसी को कहना था कि रोजगार के भरोसे क्यों बैठे भाई, खुद कमा कर खाओ, और कमा कर की जगह आ गया टमाटर, कि टमाटर खाओ, कभी कभी जल्दबाजी में आ जाता है तो कि टमाटर खाओ, तो यार टमाटर खाने से नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है। कभी कभार हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो अनावश्यक शब्द, जो शब्द वहां पे बोलना ही नहीं चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वो भी संप्रेषण में क्या उत्पन्न हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी बहुत बाधाएं हो सकती है, कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आए, आपने सोच लिया कि सर क्या पढ़ाएंगे, मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल बाधा है, ये आपकी क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधा है, ठीक है। आपने एक पूर्वानुमान लगा लिया, पूर्वाग्रह से ग्रसित, तो आपने गलत प्रत्यक्षीकरण लगा दिया कि भाई ये मुझे सब आता, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ध्यान नहीं है आपका तो भी वो मनोवैज्ञानिक बाधा है, जिज्ञासा ही नहीं है आपकी पढ़ने की तो वो मनोवैज्ञानिक बाधा है, ठीक है। तो मान लो आप गलत प्रत्यक्षीकरण करते हैं, गलत तरीके से किसी चीज को देख लेते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आप, ध्यान नहीं है आपका, तो ऐसी बाधाएं वो मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आती है। अलग अलग बाधाओं के प्रकार है, उसमें से ये बाधा आपकी पूछे कि भौतिक बाधा कौन सी है, तो श्रवण शक्ति, यानी कि आपके शरीर में कुछ खराब है, वो क्या है, भौतिक बाधा में आएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से नए क्वेश्चन किए अपन ने, सारे क्वेश्चन नहीं किए, मैं बेहतर बता दूं, संप्रेषण के नए क्वेश्चन है कि नए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो ऐसे देखने को मिल सकते हैं, बाकी और जो रेगुलर क्वेश्चन है वो तो अपन करते ही आ रहे हैं, आगे भी अपन करेंगे, पहले नए नए थोड़े निपटा देते हैं ताकि बच्चे डरे नहीं, ठीक है, कि भाई नए आ तो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी बढ़िया अच्छे पर जिसको पढ़ना, नए पुराने हैं, एक एक टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन मैंने करा रखे, संप्रेषण के 150 200 क्वेश्चन करा रखे हैं, 101 क्वेश्चन तो कम से कम हर टॉपिक के होंगे ही होंगे। तो वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर बढ़िया अच्छे प्रकार से कोर्स लोगे, थ्योरी के बाद में वीडियो आपके जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए, यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी थ्योरी पढ़नी है, ऐप डाउनलोड करके बढ़िया अच्छे से ज्वाइन कर लो। टेस्ट सबको देने भाई, ये कंपलसरी है, पहले से बता दूं, टेस्ट सीरीज सबको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। और जिसके जीके में प्रॉब्लम है वो जीके वाला बैच ज्वाइन कर लो। बाकी क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूं, थोड़ी लेट सेट भेजता हूं लेकिन भेज देता हूं, ठीक है। तो पिछली सारी क्लासों की 6 क्लासों की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भेज दी है, तो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अपने किसी भी दोस्त को मैसेज करना है, पहले @ लिखना, उसके बाद L बड़ा रखना, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे, बीच में कोई गैप नहीं है, स्पेलिंग है LEHRPATH ऐसे आले, मैसेज कर दो, फिर इस मैसेज पे क्लिक करो, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने पिछली सभी क्लासों की क्या है पीडीएफ है वो भेज दी है, तो इसको आप बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर लो। बाकी आपका जो भी साथी जो BSTC की तैयारी कर रहा है उस तक मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि BSTC की तैयारी करनी है, तो आइए और बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कीजिए, जुड़ के क्या करिए दोस्तों, तैयारी करिए, ताकि इसी बार में आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन है वो हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो सभी अपनी अपनी बुक वगैरह बेचने के लिए कहेंगे कि मेरी बुक पढ़ोगे तो होगा, मैं भी कहूंगा कि अगर मेरा कोर्स पढ़ोगे तो होगा, क्योंकि उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने जिस तरह की मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग वो काम है। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कुछ और भी पढ़ते हैं, तो इसको अन्यथा में नहीं लेना है आपको कभी भी, ठीक है। हाँ, जो जितने ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जल्दी होगा, ये बात भी सही है, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप पढ़ो। बच्चे क्या इधर उधर भटक जाते हैं, मार्केट में आजकल क्या किताबें वगैरह आती रहती है, ठीक है, हर शिक्षक की अपनी एक किताब आती है, ठीक है, और किताब निकालना बहुत ही आसान काम है। किसी को भी कह दो कि भाई यहाँ थोड़े नोट्स बना दे, कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको कह दिया कि तू गणित के नोट्स दे दे, तू हिंदी के दे दे, तू इंग्लिश के दे दे, तू संस्कृत के दे दे, कैसे भी करके आप किताब निकाल सकते हो, लेकिन उस किताब का अगर रिजल्ट नहीं रहे तो वो निकली हुई काम की नहीं है। शिक्षक खुद अगर उस पर मेहनत करके किताब निकालें तो वो बच्चों का रिजल्ट देती। बाकी अच्छे बच्चों का टाइम वेस्ट कराने से मतलब नहीं है, बेरोजगारी का ये समय है, इस समय में अगर बच्चों के साथ कुछ गलत किया जाए तो उसकी बहुत बद्दुआ लगती है। तो इसलिए क्या है, अपन जो भी काम करेंगे बढ़िया अच्छे प्रकार से और शांतिपूर्ण तरीके से सही काम ही करेंगे। तो ऐप के अंदर आपको जितना पढ़ाया पहले वो पढ़ना कंपलसरी है, वो अगर आपको बढ़िया अच्छे प्रकार से याद है तो फिर क्या बाद में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी क्या है, पहले जो कोर्स में पढ़ा दिया उतना पढ़ो तो वो सफिशियंट है, और बढ़िया अच्छे प्रकार से उससे भी आपका नंबर है वो आ सकता है, ठीक है। हाँ, बाकी किताबें सभी सेम होती है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज होता है, आज इसकी किताब लेके आ गया, कल कोई दूसरा मास्टर किताब बनाई, उसने कहा मेरी किताब से आएंगे, अब वही लाओ, किताबें लाते रहोगे, पढ़ोगे कब। तो कोई भी एक किताब लेके आओ। मैं तो कहता हूं कि भाई पहले तो आपको किताब लानी नहीं है, इस कोर्स में आपको जितना पढ़ा दिया है उतना पहले याद करना। जिस दिन वो याद हो जाए कि इसके नोट्स मुझे सब याद है, फिर आपको किताब की ओर देखना। हाँ, बाकी प्रश्नोत्तरी के लिए तो आप किताब ला सकते हो, उसकी अलग बात है। बाकी थ्योरी आपको किताब से पढ़नी नहीं, यहाँ पे जितनी पढ़ाई होती सफिशियंट है, वो सब याद होगी, उसके बाद आप किताब की ओर जा सकते हो। फिर सर कौन सी किताब की ओर जाए, जो मर्जी करे, किताबें सभी एक जैसी है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। 401 नंबर का मैटर है वो किताब से आ जाता है, और 400 से सिलेक्शन होता नहीं है, तो एडवांस तो फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूट्यूब ऐप वगैरह उसका सहारा है वो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।